तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्काई क्लासेस। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियो बनाई थी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार, और उसमें मैंने एंड में बताया था कि मैं अगली वीडियोस में आपके लिए लेके आऊँगा बाज़ार का संतुलन। तो मैं बाज़ार के संतुलन पर आज चर्चा करने वाला हूँ। एक होता है अल्पकाल की अवस्था में, एक होता है दीर्घकाल की अवस्था में, ठीक है। और अल्पकाल की अवस्था में जो संतुलन होते हैं हमारे, वो संतुलन तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है जब एक फर्म को असामान्य लाभ मिल रहा हो, और दूसरी कंडीशन होती है जब एक फर्म को बहुत ज़्यादा हानि प्राप्त हो रही हो, और तीसरी कंडीशन होती है कि उसे ना तो बहुत ज़्यादा लाभ ना तो बहुत ज़्यादा हानि, बल्कि उसके बीच की कंडीशन सामान्य लाभ प्राप्ति हो रही। तो यहाँ हम उन्हीं शीर्षकों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, फर्म का संतुलन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो फर्म का संतुलन होता है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार में एक ऐसे बिंदु पर होता है जहाँ MC बराबर MR होता है, साथ ही साथ MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। बस ध्यान ये रखना है, यदि आपके पास वक्र नहीं है, सारणी है, तो सारणी में भी हम ध्यान रखेंगे MC जो होगा वो MR के बराबर होगा, साथ साथ में जो MC होगा वो अगली इकाई पर बढ़ता हुआ हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ मैंने वो कंडीशन लिख दी हैं, MC बराबर MR होनी चाहिए, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरा है MC जो है अगली इकाई पर बढ़ता हुआ प्राप्त होना चाहिए, और या फिर अगर हम वक्र में हैं तो MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस चित्र में देखें तो इसका यहाँ चित्र बना हुआ है, इस चित्र में देखेंगे कि ये हमारा x अक्ष है। x अक्ष पर हमने क्या दिखाया है, x अक्ष पर हमने उत्पादन को दर्शाया है, और y अक्ष पर MC और MR को दर्शाया गया है। यहाँ हमें पता है P बराबर AR बराबर MR होता है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है P बराबर AR बराबर MR में, तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकता है। उस वीडियो में मैंने क्लियरली बता रखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार में P, AR और MR ये किस तरह बराबर होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार में जो P होगा वो AR और MR के बराबर ही होगा, ठीक है। जो P है, जो कीमत है, वो AR और MR के बराबर ही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये अगर हम देखें तो ये दो बिंदुओं पर है। एक बिंदु हमारा अगर ये A है और ये B है, तो दो बिंदुओं पर MC MR दोनों बराबर है। ध्यान देंगे, MC बराबर MR जो है वो दो बिंदुओं पर हमें प्रदर्शित हो रहा है। पहला बिंदु कौन सा है, A वाला, और दूसरा बिंदु कौन सा है, B वाला। लेकिन संतुलन कहाँ पर है, संतुलन है B पर। ये B बिंदु पर संतुलन इस वजह से है क्योंकि हमने बताया है कि MC अगली इकाई पर बढ़ता हुआ हो। यहाँ MC अगली इकाई पर घटता हुआ है, लेकिन यहाँ MC अगली इकाई पर बढ़ता हुआ प्राप्त हो रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो MC वक्र MR वक्र को कहाँ से काटना चाहिए, नीचे से काटना चाहिए। और अगर ये कंडीशन देखें, अगर यहाँ देखेंगे तो ऊपर से काट रहा है, यहाँ कहाँ से काट रहा है, नीचे से। तो हमारी शर्त के अनुसार संतुलन किस बिंदु पर होगा, संतुलन होगा हमारी B बिंदु पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शर्त के अनुसार यहाँ संतुलन किस बिंदु पर है, संतुलन B बिंदु पर है। किस बिंदु पर है दोस्तों, B बिंदु पर है। अब हम आगे आ जाते हैं। संतुलन जो होते हैं अल्पकाल की अवस्था में तीन प्रकार के होते हैं, दीर्घकाल की अवस्था में एक प्रकार का होता है। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखेंगे, जो अल्पकाल की अवस्था होती है, चलिए मैं इसको रफ किए दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर यह कैसी संरचना है, ये अल्पकाल की अवस्था है। अल्पकाल की अवस्था में तीन प्रकार के संतुलन प्राप्त होते हैं। एक तो होता है बहुत ज़्यादा लाभ, एक होता है बहुत ज़्यादा हानि, और एक होता है सामान्य लाभ। तो यहाँ पर अल्पकाल की अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि हमारी लागतें भी दो टाइप की होती हैं। एक होता है स्थिर लागत और एक होता है कौन सी लागत, परिवर्ती लागत। और जब हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कुल लागत प्राप्त हो जाता है। ये मैंने आपको परिवर्ती अनुपात के नियम में पढ़ाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि अल्पकाल की अवस्था में समय कम होता है, लागतें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थिर और एक होती है परिवर्ती। स्थिर लागत हमेशा के लिए स्थिर रहती है, परिवर्ती लागत एक ऐसी लागत होती है जो उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उसको परिवर्तित किया जा सकता है।
परंतु यदि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में परिवर्ती साधनों को बढ़ाएंगे तो उत्पादन एक समय के बाद घटना प्रारंभ कर देगा, अर्थात उत्पादन एक लिमिटेड अवस्था तक आगे बढ़ता है और उसके बाद घटना प्रारंभ कर देता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं। नियम कौन सा है? परिवर्ती अनुपात के नियम से मैंने बताया है कि वो नियम हमारा कहता है, जो भी लोग परिवर्ती अनुपात का नियम नहीं जानते हैं वो हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार लागतें हमारी दो प्रकार की हैं, एक स्थिर लागत, एक परिवर्ती। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल लागत। परिवर्ती का उद्देश्य है अधिक से अधिक उत्पादन करना। तो यहाँ पर अल्पकाल की अवस्था में मैंने लिखा है साधन दो हैं, स्थिर और परिवर्ती। यदि हमें अब उत्पादन बढ़ाना है तो परिवर्ती साधन को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में समय कैसा है? अल्पकाल। अल्पकाल की अवस्था में ना तो कोई नई फर्में आ सकती हैं और ना ही पुरानी फर्में जा सकती हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। समझ में आ रही बात? मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना तो कोई नई फर्म आएगी ना तो कोई पुरानी फर्म जाएगी, क्योंकि समय कौन सा है? अल्पकाल की अवस्था है। अल्पकाल की अवस्था में कोई भी नई फर्म नहीं आ सकती और ना ही हमारी पुरानी फर्में बाहर निकल सकती हैं। तो ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ ना तो कोई फर्म प्रवेश करती है और ना ही बहिर्गमन। ठीक है, तो यहाँ जब ऐसी कंडीशन होगी, सोचिए नई फर्में नहीं आ पा रही हैं लेकिन पुरानी फर्में विद्यमान हैं, क्या लगता है? क्या यहाँ मांग असर दिखाएगी? नहीं, यहाँ मांग से ज़्यादा पूर्ति का असर पड़ेगा, अर्थात पूर्ति की यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। ठीक है, मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक प्रभावी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ नई फर्में नहीं आ रही, पुरानी फर्मों से ही हम काम चला रहे हैं। तो यहाँ जितनी भी पुरानी फर्में हैं वो उत्पादन कार्य कर रही होंगी और पूर्ति के माध्यम से ही यहाँ कीमत का निर्धारण तय होगा। यहाँ देखिए इस डायग्राम को, यहाँ हम देखें पहली अवस्था में तीन स्थितियाँ जन्म ले सकती हैं। पहली अवस्था जो है हमारी वो कौन सी है? वो है हमारी असामान्य लाभ की अवस्था। कैसी अवस्था है दोस्तों? असामान्य लाभ की अवस्था है। अगर हम इस अवस्था में देखें तो ये जो हमारे असामान्य लाभ की अवस्था है, इस अवस्था में यहाँ वाई अक्ष पर AR, MR, MC और AC को दर्शाया गया है, यहाँ X अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ AR यानी कि औसत आय हमारी औसत लागत से ज़्यादा है। हमारी औसत आय क्या है दोस्तों? औसत आय हमारी औसत लागत से ज़्यादा है। इस वजह से हम क्या कमा रहे हैं? हम असामान्य लाभ कमा रहे हैं। असामान्य लाभ तब कमाएंगे जब हमारी औसत आय औसत लागत से ज़्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, विकल्प का प्रश्न है, एक नंबर आपके तुरंत मिल जाने वाले प्रश्नों में से ये एक प्रश्न है, समझ लीजिए। सिंपल सा आंसर है, असामान्य की लाभ की स्थिति कब होती है? जब AR हमारा AC से बड़ा हो, अर्थात हमारी औसत आय औसत लागत से अधिक हो, तब हमें क्या प्राप्त होगा? तब हमें असामान्य लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा असामान्य लाभ वाला बॉक्स है। ये क्या बता रहा है? ये हमारा असामान्य लाभ बता रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर प्रति इकाई लाभ क्या है, ठीक है, अगर हम प्रति इकाई लाभ की चर्चा करें तो प्रति इकाई लाभ को निकालने के लिए OP में से OC को घटाना पड़ता है। ठीक है, OP में से OC को घटाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ लिखेंगे प्रति इकाई लाभ बराबर OP माइनस OC बराबर PC। ये वाला PC हिस्सा क्या है? प्रति इकाई लाभ है। ठीक है, प्रति इकाई लाभ निकालने के लिए OP में से OC घटाएंगे तो PC मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर हमें कुल लाभ की गणना करनी है, अगर हमें कुल लाभ की गणना करनी है, अगर हमें कुल लाभ निकालना है तो हमें PC को गुणा करा देना पड़ेगा। किससे? क्यों से? उत्पादन की मात्रा से, या फिर हम यहाँ OQ लिख सकते हैं। चलिए, हमने OQ से गुणा कराया, जब हम OQ से इसको गुणा करवा देंगे, ऐसी स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? हमें एक वर्ग प्राप्त, एक आयत प्राप्त होगा। उस आयत का नाम है P, B, D और C। PBDC यानी PBDC, ये वाला जो हमें एक आयत प्राप्त होगा, ये क्या होगा? ये होगा हमारा कुल लाभ। क्या होगा दोस्तों? कुल लाभ। कुल लाभ का मतलब है
कि पूरे उत्पादन में फर्मों ने कितना पैसा प्रॉफिट के रूप में कमाया। तो प्रॉफिट निकालने का सूत्र मैंने बताया है, कौन सा होता है? प्रॉफिट का मतलब आय माइनस लागत। आय क्या है? आय हमने बताया आय कितना, ओपी गुणे ओ क्यों, ये क्या है? आपकी आय है। और लागत क्या है? लागत है ओसी गुणे ओ क्यों बराबर लागत है। तो यानी डायरेक्टली हमने निकाल दिया कि प्रति इकाई जितना लाभ है ओपी में से ओसी को घटा दिया पीसी। अब हमने पीसी को गुणा कर दिया उसकी मात्रा से, तो पीबीडीसी हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया कुल लाभ। ठीक है दोस्तों, ये कैसी कंडीशन है? ये कंडीशन है असामान्य लाभ की। चलिए अब हम अगले पोर्शन की तरफ आते हैं, हानि। तो ये जो हमारी हानि है, इंग्लिश में लॉस बोलते, जो हानि है, हानि तब होती है जब हमारा AR छोटा हो AC से, अर्थात औसत आय कम हो, औसत लागत ज़्यादा हो। जब लागत ज़्यादा होगी और आय कम होगा तो क्या प्राप्त होगा? हानि होगी। यहाँ वही कंडीशन है, यहाँ पर औसत आय कम है, औसत लागत ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हानि प्राप्त हो रही है। अगर हम देखें तो OC बड़ा है OP से। अगर हमसे कोई पूछता है कि यहाँ पर आपका प्रति इकाई हानि कितनी है, तो प्रति इकाई हानि बराबर क्या हो जाए? OC माइनस OP, यानी OC में से OP को घटा दीजिए, क्या मिलेगा दोस्तों? ये आपको मिलेगा PC। PC बोले या CP बोले, बात एक ही है। ठीक है, अगर कुल हानि पूछता है कोई, तो कुल हानि का जो सूत्र होगा वो होगा PC गुणे OQ बराबर हो जाएगा आयत कौन सा? PDBC। PDBC ये वाला जो हमारा आयत है ये क्या हो जाएगा? ये हानि की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ हमें हानि प्राप्त हो रही। अगला है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर फर्म को ना तो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, ना तो बहुत ज़्यादा हानि प्राप्त होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि उसे सामान्य लाभ की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए औसत आय बराबर औसत लागत होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं AR बराबर AC। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहीं पर AR है, ये देखिए, और यहीं पर AC है। देख रहे हैं ये वाली वक्र यहाँ ये एक दूसरे को टच कर रही है ना, तो AR बराबर AC है। देखिए जब भी सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा वहाँ P, AR, MR, MC और AC सब बराबर होंगे, क्योंकि सब उसी बिंदु से गए होंगे। अगर देखें तो AR भी गया है, MR भी गया है, P भी गया है, AC भी गया है, MC भी गया है, यानी ये समस्त जो हैं कहाँ से होकर के जा रही हैं? एक ही मूल बिंदु से होकर के जा रही हैं। और उस बिंदु का क्या नाम है? उस बिंदु का नाम है A। ठीक है, उस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? उस बिंदु का नाम है A। यानी AR, MR, AC, MC, P, यानी ये पांचों चीज़ें आपकी A बिंदु पर क्या होंगी? A बिंदु पर बराबर होंगी। समझ में आ रही बात? सामान्य लाभ की स्थिति में ये कंडीशन आपको नजर आएगी, आपकी औसत आय औसत लागत के बराबर होगी। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं दीर्घकाल की अवस्था में संतुलन। तो दीर्घकाल में फर्म का संतुलन अब हम देखते हैं। देखिए दीर्घकाल एक ऐसी अवस्था होती है जो लंबे समय की होती है, अर्थात इसमें सभी साधन क्या होंगे? पूरी तरह से परिवर्ती होंगे, कोई भी साधन स्थिर नहीं होगा। अगर सभी साधन परिवर्ती हैं तो उत्पादन के साधनों को हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना घटा सकते हैं, क्योंकि सभी क्या हैं? विभाज्य हैं। सभी के सभी क्या हैं? परिवर्ती हैं। अगर परिवर्ती हैं तो हम जिसको चाहें बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो यहाँ उत्पादन के साधनों को, किसी भी साधनों को यहाँ बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, किसी भी साधन को घटाकर उत्पादन को घटाया जा सकता है, और ये सब होता है इच्छा के अनुसार। ठीक है, मैंने लिख दिया है एक ऐसी अवधि जहाँ पर सभी साधन परिवर्ती होंगे और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी भी साधन को बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है यहाँ मांग के अनुसार पूर्ति को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। हम जितना चाहें, जितनी डिमांड होगी उतना हम ज़्यादा पूर्ति करेंगे, क्योंकि सभी साधन क्या हैं? परिवर्ती हैं। यहाँ नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं तथा बहिर्गमन भी कर सकती हैं। इतना लंबा समय है कि फर्में आएँ
और जाएं। जब तुम्हारी इच्छा हो तब आइए, जब इच्छा हो जाइए। जब आपको लाभ हो रहा हो तो आइए, जब हानि हो रही हो तो जाइए। तो यहाँ ऐसी कंडीशंस हैं, यहाँ पर नई फर्में आती हैं और जाती भी रहती हैं, अर्थात पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी फर्म में संतुलन तब होगी जब MC बराबर MR हो तथा MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। अभी हम पढ़ के आए हैं। यहाँ संतुलन कहाँ होगा, इस जगह पे। यहाँ पे मैंने बताया है जो है MC बराबर MR होना चाहिए। ये देखिए MC और ये रहा MR, दोनों के बिंदु पर M बिंदु पर क्या है, बराबर हैं। इसलिए यहाँ MC बराबर MR है और यहीं क्या है, संतुलन है, क्योंकि वो नीचे से काट रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया MC बराबर MR होना चाहिए और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जब भी कभी आप दीर्घकाल की अवस्था को लिखें या समझें, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, दीर्घकाल की अवस्था में केवल हमें सामान्य लाभ ही प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात उसमें हम बहुत ज़्यादा लाभ या बहुत ज़्यादा हानि के बारे में नहीं सोच सकते। केवल और केवल हमें क्या प्राप्त होगा, सामान्य लाभ, क्योंकि MC बराबर MR होता है और MC वक्र को नीचे से काटता है जब, तो उस समय ये हमारा जो LMC होता है और LAC होता है, ये LAC और AC, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे। LAC, L का मतलब होता है लॉन्ग, दीर्घकाल की अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है, जो L लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है लॉन्ग रन। इस L का क्या मतलब है, लॉन्ग रन, यानी दीर्घकाल। ठीक है, L का मतलब है लॉन्ग रन, दीर्घकालीन। AC को आप जानते हैं, एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि जब दीर्घकालीन अवस्था होगी तो उसमें हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक जो है सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर हमारा LAC बराबर होगा AR के। ठीक है, LAC बराबर AR होगा, यानी औसत आय और औसत लागत ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, हमें सामान्य लाभ प्राप्त होगा। देखिए कैसे, ये तब होता है जब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने अपना एक दीर्घकालीन उद्योग लगाया और उद्योग में लगाया हुआ जो वस्तु था उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ेगी तो वो खूब सारा उत्पादन करेगा और मार्केट में उसे खूब बेचेगा। अब तो यहाँ चांदी है, इतना ज़्यादा वो बेच रहा है, खूब पैसे कमा रहा है। अब हुआ क्या कि अन्य जो फर्में थी वो इन्होंने देखा कि अरे ये फर्म तो बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही, उनके मन में लालच आया, वो आई और इस फर्म में प्रवेश कर गई। और प्रवेश करते ही भाई वो सब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमें भी आप हमजोली बना लीजिए, हम अपना पैसा, अपने साधन और अपने लोग हम आपके पास लेके आ रहे हैं और हम उत्पादन मिल के करेंगे, मिल बांट के खाएंगे। तो भाई ठीक है, ओके है, क्योंकि आप फर्में हैं, स्वतंत्र हैं, आ सकती हैं, जा सकती हैं। तो वो आए और उत्पादन, अब वो आएंगे तो पैसा और लोग सब कुछ लेके आए हैं, तो क्या होगा, उत्पादन हमारा पहले से ज़्यादा हो जाएगा। उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन जब भी बढ़ता है पूर्ति बढ़ती है। पूर्ति बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, पूर्ति बढ़ने से कीमत कम हो जाती है। ये मांग के नियम में हमने पढ़ा है, मांग और पूर्ति के नियम में। पूर्ति के नियम में मैंने बताया जब भी आप पूर्ति को बढ़ा देंगे आपकी कीमत तुरंत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे ही नई फर्में उस लालच में आकर जो है आकर्षित होती हैं और फर्म में प्रवेश करती हैं, फर्म में प्रवेश करते ही उत्पादन बढ़ जाता है तथा उसके परिणाम स्वरूप कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कीमत कम हो जाती है तो क्या होता है, हानि होना स्टार्ट हो जाती है। सोचिए, कीमत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लाभ की मात्रा भी ज़्यादा होगी, कीमत कम हो जाएगी, लाभ की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन अगर कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई तो लाभ आपका शून्य हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो गई तो आपकी हानि होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ फर्में लालच में आती जा रही हैं, पूर्ति को बढ़ाती जा रही, कीमत को लगातार घटाती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाभ की मात्रा क्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। धीरे धीरे हानि की स्थिति आ गई। अब बहुत ज़्यादा हानि होने पर वो सभी फर्में अब एक एक करके बाहर निकलते जा रहे हैं। तो सारी फर्में निकल जाएंगी हानि होने पर। जैसे ही हानि हुई सभी फर्में निकल गई। अब सोचिए, अगर सभी फर्में निकल चुकी हैं तो अब पूर्ति घटेगी कि बढ़ेगी, पूर्ति घट जाएगी। तो जैसे ही पूर्ति घटेगी कीमत फिर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने यही लिखा है कि जब भी
हानि होती है तो हानि मिलने पर फर्में बहिर्गमन कर जाती हैं, छोड़ के चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ति घट जाती है और कीमत पुनः बढ़ जाती है। जब कीमत बढ़ती है तो अंत तक बनी रहने वाली फर्मों को क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि शुरुआत में थे तो बहुत ज़्यादा कमा रहे थे, फिर अचानक से बीच में घाटा होने लगा, अंत में फिर से हमें थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हानि और लाभ वो दोनों कट गए तो अब हमें लाभ तो मिल रहा है। पहले लाभ हुआ फिर हानि भी, अब लाभ हुआ तो लाभ तो बचा ना, एक दो वो दोनों एक दूसरे को मान लो कट कर गए, इधर तो हमारा फायदा हो रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अंत तक बनी रहने वाली जो फर्में हैं उन्हें क्या प्राप्त होगा? उन्हें प्राप्त होगा सामान्य लाभ। ठीक है, दीर्घकाल की अवस्था में हमेशा अंत तक बनी रहने वाली फर्मों को क्या प्राप्त होता है? सामान्य लाभ। और जो बहिर्गमन करके चली गई हैं, जो लालच में आई थी और भाग गई हैं, उन फर्मों को क्या मिला है? उन फर्मों को हानि मिली है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो ध्यान रखेंगे, अल्पकाल की अवस्था, दीर्घकाल की अवस्था दोनों अलग अलग शीर्षक हैं। अल्पकाल में 3 प्रकार के हमें कंडीशंस प्राप्त हो सकती हैं। पहला बहुत ज़्यादा लाभ, दूसरा बहुत ज़्यादा घाटा हानि, और तीसरा सामान्य लाभ। लेकिन दीर्घकाल की अवस्था में हमेशा अंत तक बनी रहने वाली फर्मों को जो है सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये जो हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का शीर्षक ले करके और आपको समस्त चीज़ों को हल कराया है। अगर आपको इन शीर्षकों से कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप उन प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके और उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं आपके प्रश्नों को शामिल करते हुए अपने पाठ को जो है सेटिस्फाई कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैंने उपयोगिता का गणनावाचक और क्रमवाचक ये दोनों शीर्षक विस्तार पूर्वक बिल्कुल सरल शब्दों में हल कराए हैं। जो लोग भी उसे देखना चाहते हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक लिखी हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके और उन वीडियो को आराम से देख सकते हैं। परिवर्ती अनुपात का नियम भी मैंने पूर्णतया बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। अगर आप उन्हें देखना और समझना चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। बस ध्यान रखिए, आपके मन में अगर उन वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर्स आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे खुद के द्वारा लिखे गए जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, और इसका पहला पार्ट जो मैंने बनाया है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का, उस पार्ट को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस पार्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग YouTube की दुनिया में हैं, लेकिन वो आपको जानकारी तो ज़रूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, जो अभी मेरे द्वारा कुछ अलग तरीके से आपको दी जाएंगी। ठीक है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में जल्दी ही पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है। तो आप ध्यान रखिए कि मेरे जो भी सिद्धांत हैं वो सभी सिद्धांत आपको मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी के आधार पर मिलेंगे, चाहे वो माइक्रो की हो चाहे वो मैक्रो की हो। वो स्क्रीन पर जो आपको पुस्तकें दिखाई पड़ रही हैं, इन्हीं पुस्तकों को मेन पुस्तकें मानकर मैं इन्हीं पुस्तकों से अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इन पुस्तकों को मंगाना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही राय है कि ये पुस्तकें आप जो है ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये पुस्तकें आज के समय में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अन्य पुस्तकों के मुकाबले ये पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। आपको जो उपयोगिता प्रदान करेंगे वो उनसे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें,
साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। जितना हो सके उतना लोगों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाएं, जिससे लोगों को जो जानकारी है वो पूरी तरीके से हो पाए। ठीक है, ओके। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा कि अगला वीडियोस जो है हम अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार के लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं और उनका संतुलन कैसे निर्धारित होता है, उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियोस में। तो ठीक है, आपको उसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर देना है, जिससे अगली वीडियोस को आप तक मैं पहुंचा सकूँ।